हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में मैं आज आपको क्लास 11th के फंक्शंस का डोमेन, रेंज और फंक्शंस के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप करके देखेंगे और साथ ही साथ इस लेक्चर के अंडर मैं जितने भी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको बताऊंगा, आप इसके नोट्स ज़रूर तैयार करेंगे। यह सारे फैक्ट्स अब आपको कैलकुलस के अंडर क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12 में यूज होंगे। तो इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ से फंक्शंस के जितने भी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊँगा, आप इसे अच्छे से समझें और इसको याद रखें। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको फंक्शंस के डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में संक्षेप में बताया था। यहाँ पर इन सब के बारे में एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करके संक्षेप में बता देते हैं और यहाँ पर इसके बाद हम डोमेन और रेंज के डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि फंक्शन है f और यह फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है सेट x से सेट y में। ठीक है, और यहाँ पर y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू दिया गया है x प्लस 1, y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस 1 यह दिया गया है इस एग्जाम्पल के अंडर। ठीक है, यह एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और y डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और यह y डिपेंड करता है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे। ये सब अगर आप अभी तक अच्छे से नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। उसमें हमने इन सब के बारे में बहुत ही खुलकर अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स को रखा है। आप इन सब के बारे में जो डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इन सब के मीनिंग्स आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे तो और फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल्स के थ्रू डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में आपको बहुत ही संक्षेप में बताने जा रहे हैं, मतलब एक तरह से रिवाइज करने जा रहे हैं। फिर हम आपको इसके डिस्क्रिप्टिव जो डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट्स होंगे यहाँ पर उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सेट x के वैल्यूज यहाँ पर कुछ इस तरह से ले लेते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, यह सेट्स के x के इनसाइड एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 1 3 2 5 6 7 4। ठीक है, y के इनसाइड यह एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक डायग्राम, यह सेट x को रिप्रेजेंट करता है, यह सेट y को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम f है, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसे हम क्या पढ़ते हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y, या f मैप्स x टू y, या f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, सारा चीज़ हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह एरो जिसका डायरेक्शन सेट x से सेट y की ओर गया है और इसके ऊपर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। इस सर्कल के अंदर हम x के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको मेंशन कर देते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 3 2 5 6 7 4। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस वाई 1 दिया गया है, y इक्वस टू दिया गया है, y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस 1। x अपना सारा वैल्यूज फर्स्ट सेट a से लेता है, मतलब यहाँ पर x सेट x के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और y अपना वैल्यू सेट y से लेता है, और यह सेट y के सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर भी सकता है बट नहीं भी कर सकता है। बट यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यह फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स इसके वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम यहाँ पर x के जगह पे 0 लेते हैं, यहाँ पे x के जगह पे 0 प्लस 1 मतलब 1, तो यहाँ पे 0 का इमेज इस फंक्शन f के थ्रू 1 होगा, मतलब जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, तो 0 का इमेज 1 होगा। इसी तरह से अगर हम
x का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 से रिलेटेड होगा। फिर 2 जानते हैं, 2 + x की जगह पर यहाँ अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 या 3 होगा, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करने पे 4 होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर 5 को मिटा देते हैं, 4 को लिखते हैं यहाँ पे 4 होगा, और ये 6 को यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है। अब 4 का 5 हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में इस फंक्शन का यहाँ पर यह एक डायग्रामेटिक फॉर्म से दिखाया गया एक वैल्यू है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फर्स्ट सेट x के कौन कौन से एलिमेंट्स सेकेंड सेट y के किन एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं इस कंडीशन के थ्रू। अब अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में होते हैं तो फर्स्ट सेट पूरा का पूरा उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे कि अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में दिए गए हैं, कभी कभी नहीं दिए जाते हैं, तब हमें डोमेन निकालने के लिए सिर्फ यहाँ पे f(x) का वैल्यू दिया जाता है। इस तरह से f(x) कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, और तब हमें कुछ एक दो कंडीशन दिए रहते हैं, तब हमें डोमेन निकालना होता है। तो उस केस में डोमेन निकालने का मेथड अलग होता है। बट अगर आपको फंक्शन दिया है एक सेट से दूसरे सेट में, अगर इसका वैल्यू दिया गया है किस सेट से किस सेट में है, तो फर्स्ट सेट हमेशा फंक्शन का डोमेन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस एग्जांपल में फंक्शन f फर्स्ट सेट x से सेकेंड सेट y में है, तो यह फर्स्ट सेट पूरा का पूरा x जो है यहाँ पर इस फंक्शन f के डोमेन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन f सेट x फर्स्ट सेट होगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू इस सेट के सारे एलिमेंट्स हम मतलब इसके सेट को नेम को भी लिख सकते हैं, या ये सेट के वैल्यू को भी यहाँ पर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। और अगर फंक्शन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में दिए जाते हैं तो जो सेकेंड सेट होता है, मतलब जो लेटर सेट मतलब बाद वाला सेट होता है, वह कम्प्लीटली फंक्शन के कोडोमेन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कोडोमेन ऑफ एफ वाई जो कि लेटर सेट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी फंक्शन का रेंज हमेशा उस फंक्शन के अंडर जितने भी इमेजेस होते हैं उन सारे इमेजेस के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 सेट x का जानते हैं, एवरी एलिमेंट का अगर फंक्शन यहाँ पर f सेट x से सेट y में है, तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह बताया है कि फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट का 1 एंड ओनली 1 इमेज सेकेंड सेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे 0 का इमेज 1 है, चूँकि यहाँ पे हमने x 0 पुट किया है और कैलकुलेशन के बाद 1 आया है, तो जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो इसका इमेज मीन्स y का वैल्यू 1 होगा। उसी तरह से जब x = 1 का इमेज निकालेंगे तो यह कैलकुलेशन के बाद 2 आया है, मतलब इस केस में जो इमेज जो कि y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 2 होगा। इस डायग्राम में यहाँ पर डोमेन के किन किन एलिमेंट के क्या क्या इमेज हैं यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। 0 का 1 है, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है। और रेंज, किसी भी फंक्शन का रेंज उस फंक्शन के अंडर जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स के इमेजेस होते हैं वो सारे इमेजेस के कलेक्शंस या उन सारे इमेजेस के सेट्स रेंज के वैल्यू कहलाते हैं। तो यहाँ पर रेंज फंक्शन का नाम f है तो f लिखेंगे, g होगा तो g लिखेंगे। एक और सिंबल है कि फंक्शन का नाम लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड हम इस फंक्शन के डोमेन का जो सेट का नाम होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे डोमेन फंक्शन का जिस सेट मतलब यहाँ पर फंक्शन का डोमेन जो सेट है उसका नेम यहाँ पर x है, तो यहाँ पर रेंज f लिखें या fx इस तरह से लिखें। तो यह फंक्शन के रेंज के वैल्यू के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर इसके जानते हैं यह सेट होता है सारा इमेजेस का, तो यहाँ पर इमेज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। यह इस
फंक्शन इस एग्जांपल में इस फंक्शन के रेंज को वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है और एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये तीनों ही सेट्स होते हैं, हमेशा याद रखना है, सेट्स होते हैं। फर्स्ट सेट अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में दिया गया है, अगर दिया गया है एक सेट से दूसरा सेट में है, तो फर्स्ट सेट पूरा का पूरा फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, बाद वाला सेट पूरा का पूरा फंक्शन का कोडोमेन कहलाएगा। और जिस फंक्शन का यहाँ पर मतलब कुछ डेफिनेशन दिया गया है, f(x) = कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, तो उस एक्सप्रेशन के थ्रू डोमेन के एवरी एलिमेंट का जो इमेज निकलेगा, मतलब एक फंक्शन के अंदर जितने भी इमेजेस होंगे उन सारे इमेजेस के सेट्स फंक्शन के रेंज कहलाते हैं, ठीक है। इन सब बातों को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से बताया है, ठीक है। अगर आप नहीं अभी तक जानते हैं तो आप उन लेक्चर को मतलब इस लेक्चर को देख लें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको रेंज कैसे निकालते हैं। डोमेन जब सिर्फ f(x) का वैल्यू दिया रहेगा तब कैसे निकालते हैं ये हम बाद में सीखेंगे, समझेंगे। अभी हम एक फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में दिए गए हैं, जब यहाँ पर सेट इन्फिनाइट सेट्स होंगे, मतलब डोमेन इन्फिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस केस में रेंज फंक्शंस के कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाएंगे और आपको इन सारे मतलब जो भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे, इन सब में जो भी कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आपको ये सब सीखने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर कि f फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में एंड y = f(x) यहाँ पर दिया गया है x² + 6, फाइंड रेंज, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन f है, रियल नंबर से रियल नंबर में दिया गया है, तो ऑफ कोर्स डोमेन यहाँ पर पूरा का पूरा रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। हमें यहाँ पर रेंज का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। तो रेंज का वैल्यू मतलब इस फंक्शन में जितने भी इमेजेस होंगे, मतलब जितने भी इमेजेस के कलेक्शंस होंगे उनके सेट्स को हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। और इमेज हम जानते हैं कि y वेरिएबल y के वैल्यूज़ का कलेक्शंस होता है जो कि रिलेशन फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल y के वैल्यू का कलेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें अगर मिल जाता है तो हम इसके सेट्स को आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, जानते हैं यहाँ पर जो x होगा यह अपना सारा वैल्यू इस डोमेन R से लेगा और यह इस डोमेन के एवरी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम एक एक एलिमेंट लेकर यहाँ पर इमेज निकालने लगेंगे तो रियल नंबर में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो सारे इमेज को यहाँ पर निकालना, उसके बाद इसके रेंज को लिखना, यह बहुत ही असंभव काम है। इस इम्पॉसिबल वर्क को कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अलग ही मेथड्स को यूज़ करेंगे, एक एनालिटिकल मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के इमेज को निकालने का प्रोसेस नहीं यूज़ किया है, बल्कि सीधा हमने एक वेरिएबल लिया है और इस वेरिएबल के बारे में यहाँ पर सीधा हमने लिखा है कि यह इस डोमेन के एवरी एलिमेंट, यह एवरी का सिंबल है, इस डोमेन के एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल है। अब हमें y = f(x) जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें देखना है कि x का क्या हुआ है। तो चूंकि x का स्क्वायर हुआ है, x के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि रियल नंबर है और कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या ज़ीरो होता है, बट यहाँ पर उस x के वैल्यू का स्क्वायर हुआ है। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रियल नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो भी वह आंसर पॉजिटिव ही होगा, बट ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होगा। तो यानी कि यहाँ पर x जो कि अपना वैल्यू रियल नंबर से लेगा, इसका स्क्वायर करने पे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं x² > 0, ठीक है, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अब इस x² में एक्स्ट्रा 6 ऐड किया गया, तो हम भी यहाँ पर x² में एक्स्ट्रा 6 ऐड करते हैं। तो इन इक्वेशन में चूँकि यह इन इक्वेशन साइन ऑफ इनइक्वलिटी है, तो अगर हम इधर 6 ऐड करेंगे तो हमें दूसरी ओर भी 6 को ऐड करना होगा। अब हम इस x² + 6 को रिप्लेस कर सकते हैं इस वेरिएबल y से।
y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y जो कि इमेजेस के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, और इस इमेजेस के वैल्यू जितने भी इमेजेस हैं इन सब के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल चुका है कि जितने भी इमेजेस होंगे वह या तो ग्रेटर देन 6 होंगे या इक्वल्स टू 6 होंगे, और यह रियल नंबर होंगे, क्योंकि जानते हैं कि जितने भी इमेजेस होते हैं वह बाद वाले सेट मतलब कोडोमेन से अपने वैल्यूज़ को लेता है। तो यहाँ पर y मतलब जितने भी इमेजेस हैं वह रियल नंबर होंगे, बट ये सारे ही इमेजेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे y के पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर इमेजेस के तौर पे यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रेंज जो कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y के वो पॉसिबल वैल्यूज़ जो यहाँ पर हमें मिले हैं, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडो में, लेकिन अब इस कंडीशन को हमें लिखना होगा एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया, और इसे हम एक दूसरे तरह से इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑल्सो रेंज f, या इसे हम f(r) भी लिख सकते हैं, और यह इसे हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। तो जानते हैं यह 6 से स्टार्ट होने वाला रियल नंबर है, और ग्रेटर देन लिखा मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 6, तो यह बाउंडेशन नहीं है कहाँ तक, तो 6 या 6 से ग्रेटर मतलब अप टू इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर 6 इंक्लूड है, चूँकि 6 यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पे लगा हुआ है, तो 6 और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। ठीक है, तो यह दोनों ही आंसर एग्जैक्ट सेम आंसर को रिप्रेजेंट करता है, बस इन दोनों को लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, यह इंटरवल कहलाता है। अगर आप इंटरवल के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे सेट्स के लेक्चर्स को देखें, उसमें आपको इंटरवल्स के बारे में सारे ही कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, आप उसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि इंटरवल्स के फॉर्म में आंसर्स को बहुत सारे चैप्टर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यह एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से अगर हम फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में ही रखते हैं एंड y इक्वल्स टू fx, इसे हम चेंज कर देते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस बार इसके रेंज को निकालते हैं। इस बार इसके रेंज को निकालते हैं, तो फिर जानते हैं यहाँ पे इस रियल नंबर का एक एक एलिमेंट लेकर इसके इमेजेस को निकालना यहाँ पर इम्पॉसिबल है किसी के लिए। तो फिर से हम यहाँ पर एक वेरिएबल मतलब इस वेरिएबल x को लेंगे, और यह वेरिएबल यहाँ पर बता रहा है कि यह एवरी डोमेन मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर यह x इस डोमेन के एवरी रियल नंबर के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि fx में x का क्या हुआ है। अगर क्यूब हुआ है तो यहाँ पर क्यूब के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायर के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे अगर हम माइनस को ढक दें तो यहाँ पे सबसे पहले x का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो रियल नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव होने का चांसेस ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस एक्स स्क्वायर का साइन यहाँ पर माइनस है, तो अब हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपको अभी याद रखना है कि अगर इन इक्वेशन में इधर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस के लिए हमें इधर से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए आपको इन इक्वेशन हो या इक्वेशन हो दोनों और अगर एक और अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी और भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। बट इन इक्वेशन के केस में अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक और दूसरी ओर भी अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना ही होगा, बट उस स्टेज में हम इन इक्वेशन का साइन को रिवर्स कर देते हैं, कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था तो हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू इसके रिवर्स साइन को यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन आपको याद रखना है जब भी ये काम करेंगे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तब, ये सब आपको आगे लीनियर इनइक्वेशन के चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -1 से LHS में भी मल्टीप्लाई किया है, RHS में भी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर
इसका जस्ट अपोजिट लेस देन इक्वल्स टू के साइन में कन्वर्ट हो चुका है। यह माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। अब इसमें +3, यह 3 यहाँ पर जानते हैं इस माइनस एक्स स्क्वायर में ऐड किया गया है, तो हम भी यहाँ पर -3 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं, पहले 3 लिखते हैं, डेट इज़ 3 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब 3 माइनस एक्स स्क्वायर यह रिप्रेजेंट करता है y के वैल्यू को, ठीक है। तो देयरफॉर y मतलब 3 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया है वेरिएबल y से, चूँकि 3 माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल y है। अब यहाँ पर सारे इमेजेस जो कि y के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेरिएबल y सारे इमेजेस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, यह 3 होगा, 0 + 3, ठीक है 3। तो हमें सारे इमेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि यह या तो 3 या उससे लेस रियल नंबर होगा, ठीक है। तो 3 या लेस जितने भी रियल नंबर हैं, और 3 से लेस मतलब अप टू -∞ के पहले तक के सारे रियल नंबर्स यहाँ पर इस फंक्शन के रेंज के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर रेंज ऑल एलिमेंट ऑफ y वेयर y सबसे पहले देखना है कोडोमेन बिलोंग्स टू R। अब इस y के साथ यह कंडीशन यहाँ पर लिखना है, तो y बिलोंग्स टू R एंड y लेस देन इक्वल टू 3। ऑल्सो इंटरवल फॉर्म में रेंज f या f, और अब यहाँ पे 3 या उससे लेस, तो जानते हैं यह -∞ तक के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे 3 इंक्लूड है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में इस तरह का होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये अलग अलग कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अभी ही बनाना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में ढेर सारे अलग अलग बुक में आप कलेक्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। तब आपको कैलकुलस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से हमने फंक्शन f रियल नंबर से रियल नंबर में लिया है, एंड y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 5 + x/3, ठीक है, यह लिया है। तो हमें यहाँ पे फाइंड रेंज, हमें फिर से रेंज निकालना है, ठीक है। तो फिर हम इस क्वेश्चन में अगर एक एक रियल नंबर का इमेज निकालने लगे तो यह बहुत ही मतलब लगभग इम्पॉसिबल होगा कि सारे एलिमेंट का हम यहाँ पर इमेज निकाल सकें। तो इसके लिए जस्ट प्रीवियस रूल्स, इसके सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लेंगे वेरिएबल के फॉर्म में। हियर x ऑल एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर x में सबसे पहले 5 ऐड किया गया है। तो जानते हैं x रियल नंबर है और 5 भी रियल नंबर है, तो 2 रियल नंबर का सम यूनिक रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर 5 + x बिलोंग्स टू R होगा, और इसे एक नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड किया गया है। तो किसी भी 2 रियल नंबर का डिवीज़न यूनिक रियल नंबर होता है। तो 5 + x चूँकि यूनिक रियल नंबर है और इसे एक नॉन जीरो रियल नंबर 3 से डिवाइड यहाँ पर किया गया है, तो यह भी एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे 5 + x/3 इसको हम रिप्लेस कर देंगे y से, y बिलोंग्स टू R। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इमेज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि यहाँ पर इमेज जो कि वेरिएबल y के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है वह पूरा का पूरा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब रियल नंबर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर यहाँ पर रेंज इक्वल्स टू R लिखेंगे, और R का इंटरवल फॉर्म आपको मालूम है -∞ टू +∞ होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का रेंज कम्प्लीटली रियल नंबर जिसका इंटरवल फॉर्म ये होगा, ठीक है। अब जितने भी फंक्शन होते हैं इन सब के ग्राफ्स होते हैं। तो ग्राफ्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे सीख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ फंक्शंस के टाइप्स के बारे में आपको बताएंगे, और फिर से हम डोमेन पे आएंगे। क्योंकि जब तक आप फंक्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में नहीं जानते हैं तब तो फिर आप डोमेन के और भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में प्रॉब्लम होगा।
तो धीरे धीरे करके इस टॉपिक को समझना होता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से मैं आपको सारा बात बता दूं और आप सारे फैक्ट्स को समझ जाएंगे। डोमेन और रेंज फंक्शंस के बहुत ही वाइटल फैक्ट्स होते हैं। ये दोनों बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं मैथमेटिक्स में। तो आपको डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने होंगे और डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट्स में अगर आप जितने इंटरेस्ट लेंगे आपको उतने ही अच्छे से समझ में आएंगे और इसके क्वेश्चंस का कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है, ठीक है। तो ग्राफ्स क्या होते हैं, यहाँ पर इसे समझ लेते हैं। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, बेसिकली अगर हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f, सेट x से सेट y में, एंड y इक्वल्स टू fx, यहाँ पर कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो देन द पॉइंट्स x fx, ठीक है, देन द पॉइंट्स x fx ऑफ x क्रॉस सेट y, ठीक है। यह सेट x और सेट y का कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पॉइंट्स x, fx टाइप के होंगे, देन दी ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स x, fx टाइप के, जो कि x एंड y के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंडर आएंगे। ये ही यहाँ पर फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं, बाद में आप इसे फिल कर पाएंगे, क्योंकि बाद में जो सेट्स होंगे वह इन्फिनाइट सेट्स हो जाएंगे। तो ये फाइनाइट सेट्स के लिए हम आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं x में 1 2 3 4 5 है और y में मान लेते हैं यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और y इक्वल्स टू अगर fx इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। तो एक टेबल हम बना लेते हैं, ये टेबल, ये हम टेबल लेते हैं, एक तरफ x का वैल्यू और एक तरफ fx का वैल्यू, ठीक है। ये x का वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू सेट x से एवरी एलिमेंट्स इसके वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 1, ठीक है, तो ये y का वैल्यू मतलब ये y इक्वल्स टू fx का वैल्यू, y इक्वल्स टू fx के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू x प्लस 1 है, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, ठीक है। ये x, y, फिर x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो यह 3 हो जाएगा, तो यह 2, 3, फिर 3 लेते हैं तो ये जानते हैं 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट 3, 4 होगा। फिर अगर हम 4 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 4, 5 होगा, और यह 5 लेते हैं तो यह 6 होगा, यह 5, 6, ठीक है। तो यह यहाँ पर x fx को हम जानते हैं y को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यह x, y, ये सारे पॉइंट्स चूँकि जानते हैं x, y एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस, यह x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करें, ठीक है। तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करने पे हम यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को अगर मेंशन करेंगे, अगर हम ये x एक्सिस पे 1 लेते हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5, और y एक्सिस पे हम लेते हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1, 2 जानते हैं, 1, 2 यहाँ पर आएगा, फिर 2, 3 ये यहाँ पर आएगा, 3, 4 जानते हैं, 3, 4 ये यहाँ पर आएगा, 4, 5 यहाँ पर आएगा, 5, 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंड से मिला देते हैं, इस तरह से अगर हम मिला दें, इस तरह से अगर हम मिला दें, यहाँ पे आपका 1, 2 है, यह 2, 3 है, यह 3, 4 है, यह 4, 5 है, यह 5, 6 है। तो यह सारा पॉइंट्स को मिलाने पर फ्री हैंड मतलब आराम से इसको मिला देना है। तो फ्री हैंड मिलाने पर जो एक यहाँ पर शेप जनरेट होता है,
यही शेप इस फंक्शन का ग्राफ कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ग्राफ मतलब यह जो ज्योमेट्रिकल शेप है यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ बनाने के लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू से जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे x, y, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो ज्योमेट्रिकल शेप हमारे सामने मिलेंगे जिसे एक कर्व कहा जाता है, ये कर्व ही फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद रखना है कि फंक्शन का ग्राफ को फंक्शन का कर्व कहा जाता है। अब यह कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, सर्कल तो नहीं हो सकता है, सर्कल आप आगे पढ़ेंगे, किसी भी फंक्शन के ग्राफ का शेप सर्कुलर नहीं हो सकता है, ठीक है। किस तरह के शेप होंगे आपको धीरे धीरे या फंक्शंस के ग्राफ के बारे में मालूम होंगे, ठीक है। मतलब या तो स्ट्रेट होगा या कर्व होगा, दोनों ही स्थिति में इसे कर्व ही कहा जाता है। तो कर्व क्या होता है, ये सारे ही मतलब जो x के वैल्यू होंगे और इसके इमेजेज होंगे, इनसे एक कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा, और कोऑर्डिनेट जानते हैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे पॉइंट को कनेक्ट करने पर, मिलाने पर, फ्री हैंड से मिलाने पर जो कर्व, जो स्केच बनता है, जो शेप नज़र आता है, वही फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यह y = fx के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, यह स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम आगे यूज़ करेंगे। अभी हम फंक्शंस के कुछ टाइप्स को समझते हैं, वहीं पर हम उसके डोमेन को डिफाइन करेंगे, उसके रेंज को डिफाइन करेंगे और उसके ग्राफ्स को भी जानेंगे, ठीक है। कुछ टाइप्स हम आज के लेक्चर में बताएंगे और बाकी इसके अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। क्लास 11th और क्लास 12 के मैथमेटिक्स के अंडर हम जितने भी फंक्शंस को पढ़ेंगे वो सारे ही फंक्शन रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शंस के कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम जितने भी यहाँ पर टाइप्स फंक्शंस के बताएंगे वो सारे के सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शंस के अंडर ही आएंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि हमारे सिलेबस में या तो क्लास 11th हो या क्लास 12 है, जब भी हम किसी फंक्शंस के बारे में डील कर रहे होंगे तो वो सारे ही फंक्शन या तो रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, दोनों एक ही होता है, के कैटेगरी में आते हैं। रियल फंक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक फंक्शन है f, सेट ए से सेट बी में, कोई भी फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में हो, जिसमें जानते हैं फर्स्ट सेट डोमेन कहलाता है और सेकेंड सेट कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ पर सच डेट कहा गया है कि यह डोमेन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर हो एंड कोडोमेन बी, यह भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, ठीक है। मतलब दो फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में दिए गए हैं, डोमेन रियल नंबर का एक सबसेट हो, कोडोमेन रियल नंबर का अगर सबसेट हो, तो देन f इज कॉल्ड, इस कंडीशन में यह जो फंक्शन होगा f, यह रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। इस कंडीशन में यह जो फंक्शन है वो एक रियल फंक्शन या एक रियल वैल्यूड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, फंक्शन नेचुरल नंबर से मान लेते हैं रेशनल नंबर में। अब हम जानते हैं सिंस यहाँ पे नेचुरल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का एंड रेशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का, तो यहाँ पर यह फंक्शन f जो कि नेचुरल नंबर से रेशनल नंबर के सेट में है, तो यह एक रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या एक एग्जांपल और, g अगर हम मान लेते हैं 1 0 -1 से 5 0 6 7 8, तो हम देख सकते हैं यह जो सेट है यह रियल नंबर का सबसेट है और यह दूसरा सेट भी रियल नंबर का सबसेट है। तो यहाँ पर यह फंक्शन g भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जितने भी फंक्शन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्लास 11th और 12 के अंडर, वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन के कैटेगरी में आते हैं। ये बात आपको आज से याद रखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ खास रियल वैल्यूड फंक्शन के डेफिनेशन, उसके डोमेन रेंज के बारे में आपको बताएंगे और ये सारे ही फंक्शंस के डोमेन रेंज ग्राफ आपको याद रखने हैं अप टू क्लास 12 तक, ठीक है।
या आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सारे ही डेफिनेशंस, उसके ग्राफ्स आपको तब तक याद रखने होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें सबसे पहला आता है, बहुत सिंपल है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन तो होंगे ही। अब इसका डेफिनेशन यहाँ पे कहा गया है, इफ फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर में है एंड जो चीज़ इसको कांस्टेंट फंक्शन बताता है, या अब से जो भी फंक्शन मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे उसको, वह फंक्शन बनाने के लिए जो कंडीशन है वह यह है, वह हमेशा y=fx का वैल्यू होगा। हर एक फंक्शन यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर में ही करीब करीब होंगे, लेकिन हर एक फंक्शन को एक खास कैटेगरी, एक खास डेफिनेशन देने के लिए जो टर्म होगा वह y=fx का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर यह फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन तभी कहेंगे जब y=fx = k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे वह कांस्टेंट फंक्शन के कैटेगरी में आएंगे। जैसे एक एग्जांपल, y=fx = 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जो कि k के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और k एक कांस्टेंट है, तो यह एक कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यह कांस्टेंट फंक्शन के एक एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे fx = हम 3 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, 7/11 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके ग्राफ को समझने के लिए, इसका डोमेन तो आपको दिख रहा है, डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर ही करीब करीब हमेशा होता है। अब इसका रेंज निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए हम यहाँ पर इसके कुछ एलिमेंट्स के इमेज निकालते हैं, उसके बाद एक पैटर्न हमें यहाँ पर मालूम हो जाएगा, तब हम इसके रेंज के बारे में कंक्लूजन निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर अगर हम f0 निकालें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं fx के एक्सप्रेशन में यहाँ पर कांस्टेंट ही है, x तो है नहीं, तो यहाँ पे f0 मतलब 2 ही होगा, ठीक है। अगर x रहेगा तब तो हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे और कैलकुलेशन होगा, तो जब x नहीं है तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 को ही रखेंगे, ठीक है। वैसे भी अगर हम आपको यहाँ पर दिखा दें fx = 2 का मतलब fx = 2 × x⁻0 होता है, चूँकि x⁻0 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम f0 लिखेंगे तो 2 × 0⁻0, और 0⁻0 को छोड़कर हम यहाँ पर जानते हैं 0⁻0 डिफाइन नहीं होता है, तो अगर हम 1 निकालेंगे तो 1⁻0 मतलब 2 ही होगा। इसलिए हमने बोला कि कुछ भी रखेंगे हम 2 ही होगा, ठीक है। आपको इस तरह से यूज़ नहीं करना है। अगर fx का एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा तो हम x कुछ भी रखेंगे हमेशा वही कांस्टेंट आएगा। तो f0 2 आएगा, f1 भी 2 आएगा, f अगर √2 लेते हैं तब भी 2 आएगा, f-6 लेंगे तो 2 आएगा। तो हम एक खास ट्रेंड देख रहे हैं यहाँ पर इस एग्जांपल में कि हम कुछ भी रखते हैं यहाँ पर x का वैल्यू, हमें हमेशा y का वैल्यू 2 मिलता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि अगर हम यहाँ पर सारे रियल नंबर को रख चुके हैं तो हमें तो हमेशा 2 ही मिलेगा, ये सब तो हमने रियल नंबर ही रखा है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इमेजिन कर पाते हैं तो आप इमेजिन करें कि हमने सारे रियल नंबर को यहाँ पर पुट कर दिया है, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिला है। तो अब अगर हम इसके रेंज के बारे में आपसे पूछें कि इसका रेंज में, जो कि एक सेट होता है और वो रेंज के अंदर सारे इमेजेस का कलेक्शन होता है, तो इमेज तो हमेशा 2 ही आएगा। तो उस सेट के अंदर हम सिर्फ एक 2 को ही लिखेंगे, क्योंकि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखा जाता है, एक से अधिक बार लिखना ये सेट्स के कन्वेंशंस के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर रेंज यहाँ पर जानते हैं सारे इमेजेस का कलेक्शन होगा, तो सिर्फ एक, चूँकि 2 का रिपीटेशन ही यहाँ पर मतलब 2 का रिपीटेशन यही हो रहा है, तो इस रेंज के अंदर हम जो एक इमेज जो बार बार रिपीट हो रहा है वो 2, उसको हमने लिखा है, ठीक है। अगर 3 होता तो 3 लिखते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर यहाँ fx = 3 होता तो रेंज में सिर्फ 3 दिखाई पड़ता। अगर fx = 0 होता तो रेंज में सिर्फ यहाँ पर 0 दिखाई देता। और मतलब हमेशा इस रेंज में इस सेट के अंदर हमेशा एक एलिमेंट दिखाई देगा, ठीक है,
कब? जब फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट फंक्शन। और जिस सेट में मात्र एक एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर रेंज हमेशा रेंज सिंगलटन सेट, ठीक है। आपको कांस्टेंट फंक्शन का रेंज हमेशा याद रखना है सिंगलटन सेट। ये डोमेन तो यहाँ पे रियल नंबर ही हो गया, कोडोमेन रियल नंबर, और रेंज हमेशा सिंगलटन सेट होगा। मतलब जब भी कांस्टेंट फंक्शन का रेंज होगा उसमें मात्र एक एलिमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, रेंज सिंगलटन सेट, कोडोमेन तो आर ही होता है। कोडोमेन के बारे में बेसिकली कुछ बात नहीं करना है, उसके बारे में हमेशा इग्नोर किया जाता है। बेसिकली रेंज और कोडोमेन यही फंक्शन के दो वाइटल फैक्ट्स होते हैं, वाइटल थिंग्स होते हैं, ठीक है। अब इसके ग्राफ को देखते हैं। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल एक्स के वैल्यूज़ को रखेंगे और वाई एक्सिस पे वेरिएबल वाई के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं इस एग्जांपल में अगर हम एक्स का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वाई का वैल्यू 2 आएगा। तो अगर हम मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो अगर हम x0 रखेंगे, x0 तो y2 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, x1 रखेंगे तो y2 यहाँ पर होगा, x3 रखेंगे y2 यहाँ पर होगा, x-1 रखेंगे तो y2 यहाँ पर होगा। और 0 और 1 के बीच भी तो इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं, तो 0 और 1 के बीच अगर किसी भी पॉइंट को रखेंगे तो वैल्यू हमेशा इस हाइट 2 पर ही आएगा। तो अगर ये सारे पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंड से मिला दें तो हमें कुछ इस तरह का शेप दिखाई देगा। अभी हमने आपको बताया कि ग्राफ को ड्रॉ करने का यह प्रोसेस होता है, यह तरीका होता है, ठीक है। तो यह पॉइंट जो कि 0,2 है, यह 1 है, यह 2 है, यह पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट को अगर हम यहाँ पर फ्री हैंड से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह y = fx = 2। इस एग्जाम्पल में यह y = fx = 2 के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह देख सकते हैं कि यह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जिसका शेप है और यह x एक्सिस के पैरेलल है। अगर 3 होता तो जानते हैं 0,3 से पास करता, अगर -1 होता तो जानते हैं यहाँ पर इस x एक्सिस के पैरेलल होता है और 0,-1 से यह पास करता है और हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है और हमेशा यह x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस फैक्ट को हम लिख देते हैं ग्राफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा शेप में एक स्ट्रेट लाइन होता है और यह हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इसका डेफिनेशन भी है कि यह कोई भी फंक्शन होगा, यह हमेशा रियल नंबर से रियल नंबर में होगा। अब जो बात इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बनाता है वह यह है, एंड सच दैट यह y = यहाँ पर fx = x होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन तो रियल नंबर से रियल नंबर में है, लेकिन जो बात इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बनाता है वह है y = fx = x। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पहचान, और किसी भी चीज़ का पहचान अगर बना रहता है उसके पहचान को नहीं बदला जा सकता है, तो कहते हैं कि हम यहाँ पर उसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम x पुट करेंगे तो हमें x ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे 2 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। 1 पुट करेंगे 1 मिलेगा, मतलब 1 का आइडेंटिटी यहाँ पर बरकरार है, ठीक है। इसलिए इस तरह के मतलब इस फंक्शन को, इस खास फंक्शन को यह आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है कि कोई भी नंबर अगर हम पुट करते हैं तो वही नंबर हमें इमेज के तौर पे मिलता है, उस नंबर के आइडेंटिटी को यहाँ पे बना के रखा जाता है, ठीक है।
तो अब इसके हम रेंज को यहाँ पर निकालते हैं। तो रेंज के लिए अगर हम f0 रखेंगे तो चूँकि fx इक्वल टू x है तो f0 का 0 होगा, f1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, f2 रखेंगे 2 मिलेगा, f-1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, f√2 रखेंगे तो यहाँ पे √2 मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर जो भी नंबर पुट किया है वही हमें यहाँ पर इमेज के तौर पे मिला है। अब आप थोड़ी देर इमेजिन करें, आपको इमेजिन करना ही होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डोमेन एक इन्फिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब थोड़ी देर, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है कि हमने यहाँ पर जो भी नंबर रखा है उसका इमेज वही यहाँ पर हमें ऑब्टेंड हुआ है। तो अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हमने सारे रियल नंबर को यहाँ पर पुट कर दिया है, तो हमें वो सारा रियल नंबर ही तो मिलेगा इमेज के फॉर्म में। जो हम पुट कर रहे हैं वही मिल रहा है, तो जो हम सेट पुट करेंगे वही सेट हमें मिल जाएगा। इस सेट में जो जो नंबर हमने पुट किया यहाँ पर वही नंबर तो हमें इमेज के फॉर्म में मिलेगा। अब अगर हम एक बार सारा रियल नंबर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वो सारे रियल नंबर का इमेज सेम वही का वही हमें इमेज के तौर पे मिलेगा। मतलब अगर हम सारा रियल नंबर पुट कर देंगे तो इमेज भी हमें सारा रियल नंबर ही मिलेगा। तो इसका रेंज R, ठीक है, इसका रेंज भी आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज रियल नंबर का सेट होता है, मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन R, रेंज भी R होगा। ठीक है, अब इसके ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है। अगर यह 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर हम -1, -2, -3, -4 ये सब लेते हैं, और ये 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो हम देख सकते हैं अगर 0 रखते हैं x तो y भी 0 होगा, तो x0 y0 यहाँ पे होगा। x अगर हम 1 रखते हैं तो y1 यहाँ पे होगा, x2 रखते हैं तो y2 यहाँ पे होगा, x3 y3 यहाँ पे होगा। फिर अगर x1 -1 रखते हैं तो y -1 यहाँ पे होगा, x -2 तो y -2 यहाँ पे होगा, x -3 तो y -3 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इन सारे नंबर के बीच, हर दो नंबर के बीच भी तो हमेशा इन्फिनाइट रियल नंबर होगा। तो हम अगर x हाफ रखते हैं तो y हाफ यहाँ पर होगा। ठीक है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरह के, क्योंकि 0 और 1 किसी भी दो रियल नंबर के बीच इन्फिनाइट रियल नंबर होगा। तो 0 का पॉइंट यहाँ पे है, x0 y0 का पॉइंट यहाँ पे है, और x1 y1 का पॉइंट यहाँ पे है। तो 0 और 1 के बीच जितने भी नंबर्स होंगे उसके भी पॉइंट्स तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच होगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम इन सारे पॉइंट को फ्री हैंड मिलाते हैं इस तरह से, इस सारे पॉइंट को अगर हम फ्री हैंड मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिन से पास कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, और यह अगर हम यह जो पॉइंट है 2,2 यहाँ से या कहीं से भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यह 2 है तो यह भी 2 है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो यह दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। चूँकि यह एंगल 90 डिग्री है तो यह दोनों एंगल 45 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलवेज पास करेगा कहाँ से, ओरिजिन से, और इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन के वैल्यू को भी याद रखना है। तो ये फैक्ट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ग्राफ स्ट्रेट लाइन passes through origin मतलब 0,0 एंड inclination कितना 45 डिग्री। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा 45 डिग्री। किसी भी हर एक लाइन का इंक्लिनेशन होता है, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर पढ़ेंगे। और किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन अगर एंगल होता है तो उसका स्लोप उस एंगल का 10 मतलब tan थीटा 10 का वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इस लाइन का इंक्लिनेशन tan 45 डिग्री 1 होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ का स्लोप हमेशा 1 होता है। ये बात आप अभी याद रख लें, क्योंकि जब तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ते हैं तो आपको स्लोप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि
अगर हम यहाँ पर सारे फंक्शंस के टाइप्स को अगर यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर बताने लगेंगे तो यह लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो बचे हुए फंक्शंस के टाइप्स और डोमेन और रेंज के बाद हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें, इसके सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से समझें और इसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने अगर सारे बातों को समझा है और अगर आप हमारे और भी वीडियोज़ के सारे फैक्ट्स को अच्छे से समझ पाते हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।